आपने इंटरनेट पे ये फ़ोटो तो कभी ना कभी देखी ही होगी, जिसमें इस जैगवार XF के ओनर उसे गधों से खिंचवा रहे थे। ऐसा इस गाड़ी के ओनर ने इसलिए किया क्योंकि वो इस गाड़ी की रिलायबिलिटी इश्यूज से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे और JLR में इसकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी। ये इकलौती जैगवार नहीं है जिसमें रिलायबिलिटी इशू आए हों। ऐसी अनगिनत JLR की गाड़ियाँ हैं जो रिलायबिलिटी इशू से सफ़र करती हैं और हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस बात को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जैगवार और लैंड रोवर, जिनका लग्जरी कार मार्केट में सिक्का चलता है, इन दोनों को टाटा मोटर्स ने 2008 में फोर्ड से खरीदा था। पर क्या आप ये जानते हैं कि फोर्ड ने इन दोनों कंपनीज को $5.2 बिलियन यानी कि 38,000 करोड़ में खरीदा था और इन पर $35 बिलियन यानी कि 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करे थे। पर टाटा को फोर्ड ने ये दोनों कंपनीज $2.5 बिलियन यानी कि 18,500 करोड़ रुपए में ही बेच दी। फोर्ड ने इन दोनों कंपनीज को इतने भारी नुकसान में इसलिए बेचा क्योंकि इनकी कार्स की सेल्स बहुत ही कम थी और लाखों करोड़ के लगाने के बाद भी फोर्ड इनसे कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोर्ड के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये भी जानने की कोशिश होगी कि क्या टाटा भी फोर्ड की राह पर चल निकले हैं, क्योंकि अब तक टाटा जितना पैसा JLR में डाल चुके हैं उसका सिर्फ 1/3 ही कमा पाए हैं। और हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी ब्रांड रेपुटेशन होने के बाद भी दोनों ब्रांड्स की सेल्स कंपटीशन में सबसे कम क्यों रहती हैं, जिसकी वजह से इनकी पेरेंट्स कंपनी को भारी लॉसेस झेलने पड़ते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ लॉसेस, लेट्स हैव ए क्विक लुक एट द स्टोरी ऑफ बोथ ब्रांड्स। लैंड रोवर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर हुई। शुरुआत में लैंड रोवर कोई कंपनी नहीं थी बल्कि एक पर्टिकुलर मॉडल का नाम था, जिसे रोवर कंपनी ने 1949 में लॉन्च किया था। पहली लैंड रोवर जो थी उसे अमेरिका की विलीज जीप की चैसी पर बनाया गया था। बाद में चल के ये मॉडल एक पूरे ब्रांड का रूप ले लेता है थैंक्स टू ए पर्टिकुलर नेशनलाइज कंपनी जिनका नाम ब्रिटिश लेलैंड कॉर्पोरेशन था। इस कंपनी ने रोवर ब्रांड को 1967 में एक्वायर किया था और लैंड रोवर की सक्सेस को देखते हुए उसे एक सब्सिडरी ब्रांड बना दिया था 1978 के अंदर, BMW एरा। आगे चलकर ब्रिटिश लेलैंड कोलैप्स हो जाती है, जिसके चलते मिनी, लैंड रोवर और रोवर ब्रांड को 1994 में BMW द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। BMW की ओनरशिप में लैंड रोवर के रेंज रोवर मॉडल और फ्रीलैंडर मॉडल को लॉन्च किया जाता है। पर BMW इस डील से घाटे में रहती है और एक बार फिर से लैंड रोवर की डील होती है और इस बार लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा एक्वायर किया जाता है। अब फोर्ड ही वो कंपनी है जिसने जैगवार और लैंड रोवर दोनों ही कंपनी को एक्वायर कर लिया था। इसलिए आगे की कहानी जानने से पहले हम जैगवार की हिस्ट्री भी थोड़ी सी जान लेते हैं। जैगवार एक कार मैन्युफैक्चरर के रूप में 1935 से एग्जिस्ट करती है। अनलाइक लैंड रोवर जो कभी एक इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं थी, फोर्ड से पहले जैगवार का सिर्फ एक ही ओनर था जो कि था ब्रिटिश लेलैंड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रिटिश लेलैंड एक नेशनलाइज कंपनी थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार के दबाव के चलते जैगवार को BL में मर्ज होना पड़ा और जब BL टूटी यानी कि ब्रिटिश लेलैंड टूटी, जैगवार फिर से एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई। पर इस बार जैगवार के पास कैपिटल की भारी कमी थी, जिसके चलते उसके पास न्यू मॉडल के डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा ही नहीं था। इसीलिए जैगवार को फिर बिकना पड़ा और इस बार अगेन फोर्ड ने उसको खरीदा। फोर्ड ने जैगवार को 1989 में एक्वायर किया था और 1999 में उसने इसे अपने PAG यानी कि प्रीमियर ऑटोमोटिव ग्रुप, जो कि उनका एक लग्जरी सब्सिडरी ब्रांड था, उसके अंदर शामिल करा। इस ब्रांड के अंदर उन्होंने लैंड रोवर, वॉल्वो, एस्टन मार्टिन और जैगवार को रखा था। अब जिस सवाल का जवाब आप इस वीडियो में ढूंढने आए थे, उसका आंसर यहाँ से मिलना चालू हो जाएगा। फोर्ड ने जैगवार को ईयर 1989 में $2.5 बिलियन और लैंड रोवर को सन 2000 में $2.7 बिलियन में एक्वायर किया था। दोनों को एक्वायर करने में फोर्ड ने $5.2 बिलियन खर्च करे थे। फोर्ड ने दोनों कंपनीज को एक्वायर करने के बाद उनमें अपना काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया। फोर्ड ने तो ये बात जग जाहिर नहीं करी है, पर एक अनुमान की माने तो फोर्ड ने सालाना इन दोनों कंपनीज में $1 to $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, विच सम्स अप टू एटलीस्ट $27 to $35 बिलियन ओवर द पीरियड ऑफ ओनरशिप। द कार कलेक्शन वेबसाइट के मुताबिक जैगवार एंड लैंड रोवर एड्स अप टू वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट चैप्टर इन द फोर्ड्स हिस्ट्री। पर ब्रांड्स के डेवलपमेंट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी दोनों कंपनीज से फोर्ड कुछ भी नहीं कमा पाई। 21वीं सदी में SUVs का क्रेज होने के चलते लैंड रोवर ने तो कुछ रिटर्न दिया भी, पर वो इनके इन्वेस्टमेंट के सामने कुछ भी नहीं था और जैगवार की हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब थी। ऐसा क्यों था कि जैगवार और लैंड रोवर की खुद की इतनी बड़ी प्रेजेंस होने के बाद और फोर्ड जैसी ह्यूमंगस पेरेंट कंपनी होने के बाद भी दोनों कंपनियां घाटे में चल रही थी? इसका जवाब है दोनों कंपनी के व्हीकल रिलायबिलिटी। दोनों ब्रांड्स की रिलायबिलिटी ब्रिटिश लेलैंड के टाइम से ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। अगर किसी भी ब्रांड की पेरेंट कंपनी एक सेमी नेशनलाइज यानी कि आधी सरकारी कंपनी हो तो उसका ऐसा होना स्वाभाविक है। हमने इंडिया में भी ये चीज़ें देखी हैं पहले।
खैर उस टाइम पर जापानियों के अलावा कोई भी रिलायबल कार नहीं बना रहा था, तो उस टाइम के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड 80s। पर अर्ली 2000s में भी फोर्ड के अंडर होने के बाद भी दोनों ब्रांड यानी कि जैगुआर लैंड रोवर दुनिया के सबसे अनरिलायबल कार ब्रांड्स में गिने जा रहे थे, और इसका रीज़न फोर्ड खुद था। फोर्ड ने कंपनी में पैसा तो बहुत लगाया था, पर ज़्यादातर पैसा उन्होंने नई फैक्ट्रीज बनाने में और न्यू मॉडल्स के डेवलपमेंट में खर्च किया था। इन ब्रिटिश जायंट्स की पेरेंट कंपनी इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। इस वेबसाइट द ग्लोब एंड मेल की माने तो JLR को फोर्ड ने उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जितना वो खुद के मॉडल्स को देता था, एंड दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ फोर्ड इटसेल्फ। 80s और 90s के दशक में ही देख लें तो आप पाएंगे कि यूरोपियन कार्स और अमेरिकन कार्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क था। उस टाइम तक भी फोर्ड की कई सेडान जैसे कि क्राउन विक्टोरिया लेडर फ्रेम चैसी का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन कार्स में यूनिबॉडी डिज़ाइन आता था। फोर्ड की ऑलमोस्ट हर कार में 4 लीटर या उससे बड़ा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता था। वहीं अगर हम यूरोपियन कार्स को देखें तो उन्होंने छोटे टर्बोचार्ज इंजन का इस्तेमाल चालू कर दिया था उस एरा में भी। इन कुछ बातों से समझ आता है कि यूरोपियन कार्स वर मच एडवांस देन अमेरिकन वंस, और अमेरिकन ब्रांड की एक्सपर्टीज इन टाइप की लग्जरी कार्स बनाने में या इन टाइप के इंजन्स बनाने में भी नहीं थी। अमेरिकन लग्जरी हैड सम अदर मीन्स टू इट, एटलीस्ट एट दैट एरा। इसके अलावा जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है वो इन टाइप की कार्स में सबसे पहले आती है, एज दे नीड टू जस्टिफाई देयर प्राइस टैग। और क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इनके इनिशियल वर्जन्स के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सब बातों को समझते हुए भी फोर्ड ने JLR को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी और इन दोनों कंपनीज के डिज़ाइन और डेवलपमेंट में इंटरवीन किया और इन्हें अपने हिसाब से बनाया। इसका एक एग्जांपल जैगुआर की X टाइप कार है, जो कि उस प्लेटफॉर्म पे बनी है जिस पर फोर्ड की मोंडेओ बनी थी। इस प्लेटफॉर्म को लैंड रोवर की फ्रीलैंडर में भी इस्तेमाल किया गया था फोर्ड द्वारा। लग्जरी कार बायर्स को ये बात पसंद नहीं आई कि वो एक ऐसी कार के लिए प्रीमियम अमाउंट दे रहे हैं जिसका प्लेटफॉर्म एक इकोनॉमिकल कार से निकल के आता है, और इस वजह से X टाइप हमेशा ही अपने कंपटीशन यानी कि BMW 3 सीरीज और A4 एंड C क्लास से बहुत पीछे रह गई। और अगर क्रिटिक्स की माने इट वाज नॉट नियरली गुड एज द कंपटीशन। ऐसी ही सब गलतियों के चलते फोर्ड जैगुआर और लैंड रोवर की रिलायबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी में कभी सुधार नहीं कर पाए, और अंडर जैगुआर लैंड रोवर दोनों हमेशा ही रिलायबिलिटी चार्ट में सबसे नीचे रही, और फोर्ड को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। टाटा ने जब 2008 में JLR को एक्वायर किया तो फोर्ड वाली गलती नहीं दोहराई। फोर्ड की तरह JLR को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर नहीं किया। टाटा मोटर्स ने JLR को पैसे दिए और उन्हें उनके हिसाब से बिजनेस को आगे चलाने दिया, क्योंकि टाटा के पास भी फोर्ड की तरह कोई लग्जरी कार बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था। मिस्टर रतन टाटा ने नॉर्थ अमेरिका का दौरा किया, जैगुआर और लैंड रोवर के डीलर से जानने की कोशिश करी कि लोगों की क्या डिमांड्स हैं जो JLR के प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है कि कंपटीशन से दोनों कार कंपनीज की सेल्स काफ़ी कम रहती हैं। फिर डीलर से उनको ये पता लगा कि जैगुआर के पास उस टाइम पर कोई भी ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल नहीं था। उन्हें ये भी पता लगा कि JLR की कार्स कहीं ना कहीं फीचर्स में जर्मन ट्रायो की से पीछे रह जाती है, और क्वालिटी कंट्रोल इशू तो थे ही जिनका जिक्र मैं कई बार वीडियो में कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जैगुआर का कोई भी मॉडल अभी तक डीजल इंजन के साथ अवेलेबल नहीं था, और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये भी थी कि XF जो एक एंट्री लेवल जैगुआर थी उसमें अभी V8 इंजन का ऑप्शन ही अवेलेबल था, एंड वी ऑल नो V8s आर गैस गजलर्स। अब फोर्ब्स की माने तो मिस्टर रतन टाटा की देख रेख में ये जरूरतें सिर्फ 1 से 2 साल में पूरी कर दी गई, जिसमें किसी और कंपनी को 3 से 4 साल भी लग सकते थे। ये नतीजा था JLR को प्रेफरेंस में रखने का। द ग्लोब एंड मेल की माने तो टाटा कॉर्पोरेट मीटिंग्स में JLR को पहले या दूसरे प्रायोरिटी पर रखते थे। इन सब के चलते 2013 में JLR की सेल्स में भारी इजाफा देखने को मिला, बट JLR के केस में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। 2014 में टाटा ने चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी चेरी के साथ हाथ मिलाया चाइना में JLR के प्रोडक्शन को करने के लिए। उन्होंने वहाँ पर ऐसा 30% इम्पोर्ट टैक्स से बचने के लिए किया, और इसकी वजह से वो चाइनीज़ लोगों के पसंद के हिसाब से अपनी कार्स बना सकते थे। इसके चलते चाइना में JLR की 1,46,000 गाड़ियाँ सिर्फ 2017 में बेची गई, जो सेल्स फिगर 2015 में सिर्फ 92,000 कार्स के थे। अपेरेंटली चाइना इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर JLR इन द वर्ल्ड। पर चाइना में चेरी द्वारा चलाई जा रही फैक्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, और इसकी वजह से कार्स में रिलायबिलिटी इश्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आने लगे। 2017 में ही JLR ने चाइना में 13 रिकॉल्स करे, जिसमें इंजन से लेकर एयरबैग्स तक के इशू शामिल थे, एंड इवेंचुअली उन्हें ओनर्स का गुस्सा भी झेलना पड़ा। 2018 में जैगुआर और लैंड रोवर सी कार्स के ओनर्स ने JLR के शंघाई स्थित चाइना हेडक्वार्टर्स के आगे कई दिन तक धरना दिया, और ये खबर बहुत फैली भी। अगेन JLR को चाइना में मेजर लॉसेस झेलने पड़े,
जो कि उनके मेजर मार्केट थी। और अगर 2019 की जेडी पावर के इन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो समझ आता है कि दोनों ही जैगवार एंड लैंड रोवर रिलायबिलिटी के मामले में बाकी सभी ब्रांड से नीचे हैं। इन दोनों कंपनीज की कार्स में 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी पर 100 कार्स। इसका मतलब 2019 में हर एक बिकने वाली जैगवार में एक प्रॉब्लम मिली थी। इस बात से तो कोई डिनायल नहीं है कि टाटा के अंडर JLR ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। पास्ट से कंपेयर किया जाए तो रेंज रोवर मॉडल अपने सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है और टक्कर में उसके आसपास कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। इवोक, वेलार, न्यू डिस्कवरी एंड रिसेंटली लॉन्च डिफेंडर बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं और अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जैगवार भी पहले के मुकाबले अच्छा कर रही है। एक टाइम पर जहां दोनों ब्रांड्स के सिर्फ 2 से 3 ही मॉडल हुआ करते थे, टाटा के आशीर्वाद से आज जैगवार और लैंड रोवर दोनों ही 7 से 8 मॉडल लेकर बैठे हैं मार्केट में। हाँ, इसके चलते टाटा ने भी JLR से $11 बिलियन का प्रॉफिट बनाया है, पर ये उसके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक टाटा ने 2019 तक JLR में $34 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। पर ऐसा लगता है कि JLR ने इस पैसे को अपने मॉडल्स की रेंज को बढ़ाने में और उनमें कॉम्पिटिटिव टेक ऐड करने में ही खर्च किया है, पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में कुछ नहीं करा। और वो हम जेडी पावर की इस 2021 की रिपोर्ट में देख सकते हैं, जिसमें लैंड रोवर में हर 100 गाड़ियों में 244 प्रॉब्लम्स मिली हैं और जैगवार में 186, यानी कि 2021 में हर गाड़ी में एवरेज 2 दिक्कतें मिली हैं, जो कि 2019 में 1 था। यानी कि पहले 1 प्रॉब्लम मिल रही थी और अब हर एक गाड़ी में 2 प्रॉब्लम मिल रही है। ये एक एवरेज है, कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा भी हो सकती हैं और कुछ में कम भी हो सकती हैं। इससे समझ में आता है कि भले ही JLR लग्जरी कार्स बनाने में बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ जानते हैं लग्जरी गाड़ी बनाने के बारे में, पर अभी तक वो अपनी कार्स की क्वालिटी को कंट्रोल करना नहीं सीखे हैं। पर इस बीच में टाटा के डिफेंस में एक बात कहना चाहूँगा कि भले ही JLR टाटा की सब्सिडियरी ब्रांड है, टाटा JLR के काम में कभी भी इंटरवीन नहीं करते हैं। अगर हम JLR का फ्यूचर समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि JLR अभी पीछे हटने वाले में से नहीं है, क्योंकि उसके सर पे टाटा ने हाथ रखा हुआ है। जैगवार की I-Pace उन शुरुआती गाड़ियों में से है जो टेस्ला को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है और उनकी लैंड रोवर डिफेंडर अभी तक की सबसे एडवांस ऑफ रोडर मानी जा रही है। नुकसान के बाद भी JLR ऐसे प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि उनके सर पे टाटा ने हाथ रखा हुआ है। अगर JLR की सिचुएशन को हम एक और ब्रिटिश कंपनी एस्टन मार्टिन से कंपेयर करें, जो कि अभी इंडिपेंडेंटली रन कर रही है, तो पता लगता है कि वो बुरी तरीके से अपने कंपटीशन से पिछड़ रही है। उनके पास इतना भी कैपिटल नहीं है कि वो अपने इंजन को डेवलप कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी नई SUV के लिए इंजन और ट्रांसमिशन मर्सिडीज से लिए हैं। मेरा मानना है कि JLR के पास बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ कार्स हैं और अगर उनको किसी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है तो वो है उनका क्वालिटी कंट्रोल। एंड नोट पर यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप के टाइम में मेरी वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और वीडियो पर कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर छोड़कर जाएं। थैंक यू।